आज हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस। सबसे पहले तो मैं आपको एक नाम बोलता हूँ, एबी कंपनी। ठीक है, क्या वो पार्टनरशिप है? क्या कंपनी है? वो पार्टनरशिप है, क्योंकि कंपनी के लिए इंडिया में वर्ड क्या लगता है? लिमिटेड। आया समझ में? एबी ब्रदर्स, एबी एंड सन्स, एबी एंड डॉटर्स, इसका मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। सवाल यह है, पार्टनरशिप इंडिया में फॉर्म कैसे होता है? आज़ादी के पहले एक्ट बना हुआ है, कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ध्यान से सुनना, मैं ए हूं, आप बी हो। मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप पार्टनरशिप करोगे? मेरा ऑफर है, आपने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? बाय एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो सिंगल पर्सन के लिए तो सोल ट्रेडर है, लेकिन जहाँ कैपिटल कम पड़ता है, जहाँ पे हो सकता है एक प्रोडक्शन में स्किल्ड हो, एक मार्केटिंग में स्किल्ड हो, जैसे जब सोनी कंपनी फॉर्म हुआ था, सोनी कंपनी में एक इंजीनियर जीनियस था इबू का, लेकिन मार्केटिंग जीनियस था एक्यो मोरिटा। वो लोग दोनों ने सक्सेस, छतरी के नीचे बनाते थे सोनी का प्रोडक्ट्स। सो कौन सा कायदा लागू होता है? पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4। वो क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ओरल मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब दो लोग, मिनिमम कितने? दो लोग, मैक्सिमम 50, ठीक है, मैक्सिमम 50 मिलकर, यदि मिलकर एक बिजनेस करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, आपका ऑब्जेक्टिव सर्विस रहेगा, वो पार्टनरशिप खो ही नहीं सकता। वो चैरिटी ट्रस्ट एक्ट में चला जाएगा। सो आपका ऑब्जेक्ट, पार्टनरशिप के लिए दो चीज जरूरी है या तीन चीज जरूरी है। पहला बिजनेस, दूसरा कंटिन्यूटी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी तो वो कंपनी है बेटा, वो कंपनी है। ये पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है। एक पार्टनरशिप एक्ट 32 के तहत रजिस्टर्ड है, एक कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड है। रिलायंस में 30 लाख के ऊपर शेयर होल्डर्स है जो लोग पैसा लगाते हैं। और एक बड़ा फर्क है, यदि रिलायंस को लॉस हुआ तो शेयर होल्डर्स को अपनी जेब से डालना नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में धंधे को लॉस हुआ, पैसा कम पड़ रहा है, तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा, जिसको अनलिमिटेड लायबिलिटी अंडर सेक्शन 25 बोलते हैं। सो पार्टनरशिप लोकल लेवल पे ज्यादातर रहता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल जाना है, रिस्क बढ़ता है, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इससे लोग कन्वर्ट कर देते हैं पार्टनरशिप को इनटू लिमिटेड कंपनी। सो जो कंपनी की बात कर रहा है उसका टोटली रजिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर अलग है, वो करोड़ों में खेलते हैं, पार्टनरशिप लाखों में खेलते हैं। फर्म है उसमें पार्टनर्स आ गए समझे। पहले तो हाँ, मैं आपको एक पहले क्लियर कर दूं, दो जने, मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे पार्टनर्स बोलेंगे और मिलकर फर्म बोलेंगे। फर्क समझा पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में? ओके, आगे सवाल। दोनों दोनों ने मिलकर उसको खड़ा किया, बिजनेस शुरू किया। ओके, हाँ, बिजनेस चालू किया। वो सोच रहे कि हमारा कैपिटल कम बढ़ रहा। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो पर्सनल सेविंग से डाले, या लोन ले, या बैंक से जाए। अब कंपनी शुरू करने के लिए प्रक्रिया कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है। सो कंपनी शुरू करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आएगा इनिशियल लेवल पे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे, रिलायंस भी स्टार्टिंग में क्या था? पार्टनरशिप था। धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू हुआ था 1970s में, वो पार्टनरशिप था। आगे चलकर वो बना प्राइवेट लिमिटेड, फिर आगे चलकर बना वो पब्लिक लिमिटेड। फर्क समझा? समझो, तीन फ्लोर्स है, मेंस किड्स और मेंस किड्स हाँ और हाँ लेडीज वेयर है। हाँ। समझो वो लोग बोल रहे कि दो फ्लोर हम मैनेज कर सकते हैं, तीसरे फ्लोर के लिए हमको कोई बंदा चाहिए, हम कुछ उसको परसेंट देंगे, तो वो कैसे रजिस्टर होगा? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में जब दोनों ने किया है, वो एम्प्लॉय माना जाएगा। तुम पार्टनरशिप में पार्टनर्स को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है? जैसे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोर्स कर सकते हो, वैसे ही आप पार्टनरशिप में,
ठीक है। पार्टनरशिप में जब आपने 2 पार्टनर रखे, आपको और पैसा लग रहा है, तो आप एडमिशन कर सकते हैं थर्ड पार्टनर का। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। 2 में से थर्ड पार्टनर जोड़ दिया, लेकिन पहले 2 का 50-50% था, अभी पर 33% हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा ना। इक्वली नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो 3 है मतलब 3 फ्लोर जैसे मैंने बोला, उसमें फर्स्ट फ्लोर का 50% प्रॉफिट मिलेगा आपको, फर्स्ट फ्लोर मैनेज। देखो, धंधा टोटलिटी में कभी भी अकाउंट्स में पूरे साल का सब मिलकर काउंट होता है, फ्लोर के हिसाब से नहीं होता। आपका टर्नओवर, आपका बेबी वेयर है, किड्स वेयर है या जेंट्स वेयर है, तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग में टोटल टर्नओवर माइनस टोटल कॉस्ट दिखाएंगे। आपको कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है या नया पार्टनर को अपॉइंट करना है या उस टर्नओवर पे परसेंटेज देना है, वो आपका चॉइस है। बट अकाउंटिंग में टोटल टर्नओवर काउंट होता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता। आपका जो सेल्स है ना, आपका सेल्स पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिलाकर काउंट होगा अकाउंट्स में, माइनस कॉस्ट होगा। आपको इंडिविजुअल लेवल पे 3 नाम के धंधे करने हैं तो 3 अलग अलग रजिस्टर्ड एंटिटीज होंगे। लॉजिक आंसर क्लियर हुआ? आप जो बोल रहे हो थर्ड फ्लोर में किसी और को रखना है, लेकिन आपका पार्टनरशिप फॉर्म में ही वो बिल्डिंग आएगा, अनलेस आप सेकंड पार्टनरशिप क्रिएट करते हो फॉर अ सेकंड फ्लोर, लेकिन फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि अकाउंटिंग अलग होगा उसका। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो एक पार्टनरशिप फर्म होगा, 3 फ्लोर्स होंगे, तीनों का टर्नओवर जॉइंट होगा। आपको एक और कैपिटल कम पड़ रहा है, थर्ड फ्लोर पे आपको शुरू करना है, तो आप कैपिटल के लिए एक और पार्टनर ला सकते हो, एज लॉन्ग एज वो नंबर 50 क्रॉस ना करे। जो फर्स्ट फ्लोर है, जो उससे जो थर्ड पर्सन है, सिर्फ उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा, बाकी 2 का नहीं मिलेगा। सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स इज नॉट कंसर्न आप किसको क्या प्रॉफिट देते हो। आप प्रॉपरली जो टर्नओवर हुआ है, जो आपका खर्चा हुआ है, वो रिकॉर्ड करो। बाकी इनकम टैक्स वाले आर नॉट कंसर्न कि आप कितना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 पार्टनरशिप एक्ट 32 कैसे अप्लाई करता है। आप लोग 3 पार्टनर्स हो, यदि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया तो ऑटोमेटिक इक्वल माना जाएगा, और आपने डिसाइड किया तो आपके हिसाब से उसको आप 100% दो। इनकम टैक्स इज लीस्ट बॉदर्ड, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। अकाउंट्स मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शंस को, आप किसको कितना दे रहे हो वो अकाउंट्स का बॉदरेशन नहीं है, इनकम टैक्स का बॉदरेशन नहीं, वो आप करे। बंदा स्किल्ड है तो आप ज्यादा दोगे। लॉजिक समझ में आया? वो पूरे बिल्डिंग का टर्नओवर अकाउंट्स में आएगा और उसका प्रॉफिट या लॉस पे इनकम टैक्स आप भरोगे। अब किसको क्या दे रहे हैं, आप एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हो या पार्टनर चुन रहे हो, वो आपका चॉइस है। क्लियर हुआ? आप सेकंड फ्लोर का एक अलग से पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसका अकाउंटिंग अलग होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 पार्टनरशिप है, दोनों का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। सो एक ही पार्टनरशिप के अंदर आप एक्स्ट्रा पार्टनर चुन के कर सकते हो, तो आपका पार्टनरशिप ए बी था, अभी ABC हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनिमम कितने होंगे? 2। नाउ इन्होंने जो ये नंबर दिया गलत किया है, मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50। नाउ कुछ साल पहले 20 मैक्सिमम था, 10 बैंकिंग का था, इसको काट के मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 कर देना, ठीक है? अभी चेंजेस किए गए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? ओरल और रिटर्न। ओरल करते हो तो आप बोल के करते हो, लेकिन महाराष्ट्र में ओरल अलाउड नहीं है, उसको रिटर्न करना पड़ता है। औरंगाबाद में रजिस्ट्रेशन होगा आपका ऑनलाइन, स्टैम्प पेपर लगेगा और रिटर्न पार्टनरशिप करना पड़ेगा, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और महाराष्ट्र के बाहर ओरल पार्टनरशिप हो सकता है, बट उसके ड्रॉबैक्स है, जैसे कि एक पार्टनर दूसरे पर केस नहीं कर सकता, बाहर के लोग तुम पर केस कर सकते, तुम बाहर के लोग पर केस नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ड्रॉबैक्स अंडर सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट 32। मतलब आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी ऑपरेट कर सकते हो, महाराष्ट्र के बाद कुछ स्टेट्स में अलाउड है, पर महाराष्ट्र में आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। समझ में आया? एग्जिस्टिंग ऑफ लॉफुल बिजनेस। अभी लॉफुल क्या होता है? महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, वो इलीगल नहीं है, अनलॉफुल है। हैदराबाद में वो लीगल है, महाराष्ट्र में वो अनलॉफुल और इलीगल माना जाएगा, ठीक है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसके 2 भाग है। आप डिसाइड करो, 3 पार्टनर्स है तो 100 रुपए में 30, 20, 10, 3:2:1, या नहीं बोला होगा तो इक्वल माना जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप पर है ना, एक के पास स्किल ज्यादा है तो आप बोलते तू 60% ले, मैं 40% लेता हूँ, वो आप लोग डिसाइड करो, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा, वो आपको डिसाइड करना है किसको कितना देना। शार्क टैंक में तो 1% 2% रहता है ना। नाउ म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर्स, ध्यान से सुनना।
तीन पार्टनर्स है ए बी सी, एक कस्टमर आता है, तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल है प्रिंसिपल, और बाहर के लोगों के साथ एजेंट है। मतलब एक मिस्टर ए जाता है एक कस्टमर से बात करने, तो जो बात करता है वो डील फाइनलाइज होगा क्योंकि वो बी और सी के ना एजेंट के तौर पर बाहर के लोगों के साथ गया और एक दूसरे के साथ इक्वल है। सो समझ में आया? म्यूचुअल एजेंसी मतलब कोई भी एक पार्टनर किसी कस्टमर के साथ डील करता है तो फर्म पे बाइंडिंग होगा। सपोजिटली 1 लाख का गुड्स है, ए जाकर कस्टमर को बोलता है 80,000 में ले ले, तो बी और सी को मानना पड़ेगा, सेक्शन 18 लागू होता है। मींस विद आउटसाइडर्स हर एक पार्टनर एजेंट है, विद ईच अदर हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है, मतलब इक्वल है। लेकिन विद आउटसाइडर्स तीनों की तीनों तो बात नहीं करेंगे, एक बात करेगा, लेकिन वो जो बात करेगा डील करेगा बाकी पे लागू होगा, मानना ही पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ₹1,00,000 का धंधा है, लॉस हो गया ₹1,00,000 का, कर्जा हो गया 60,000 रुपया, संपत्ति बेचा धंधे का, 40,000 है, 4 पार्टनर से 10,000 उनको घर से लाना पड़ा, उसमें भी ए बी सी डी, डी नहीं ला पा रहा है 10,000, तो एबीसी को 10,000 लाना पड़ेगा, मतलब पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा। सेक्शन 25 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ए अपना हिस्सा बी को नहीं दे सकता, बी अपना हिस्सा सी को नहीं दे सकता, अपना हिस्सा इंटरेस्ट दूसरे को नहीं दे सकते। अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब जब तुम डील करते हो धंधे में तो गुड फेथ के हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक पार्टनर दूसरे के साथ डील कर रहा है कोई कस्टमर के साथ, तो भरोसे पर रहता है कि जो डील करेगा वो पार्टनरशिप के हित में होगा। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरिट्स क्या है? फॉर्मेशन इजी है, कंपनी के कंपैरिजन में बहुत इजी है, क्योंकि कंपैरिजन में लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अच्छा, अभी एक आदमी है वो 1,00,000 लाता है, वो एक पार्टनर को चुनता है वो भी 1,00,000 लाता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए ना। कंपनी में स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, कंपनी के इसमें नहीं लगेगा। कंपनी में आपका जो शेयर कैपिटल है उस पे एक परसेंटेज 4 से 5% के आसपास स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो पार्टनरशिप डीड का कैपिटल के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। हाँ लगता है, बट नॉमिनल रहता है, कंपनी के कंपैरिजन से कम रहता है। इसमें भी होगा ना वैल्यूएशन कितना है? हाँ इसमें नहीं, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप, कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता। कंपनी का जब आप मेमोरेंडम सबमिट करते हो रजिस्ट्रार के पास, उस मेमोरेंडम में एक शेयर कैपिटल है, 1 करोड़ का आपका शेयर कैपिटल है तो 3 से 4 लाख रुपए आप पकड़ ही लो, आपका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, करीबन 5% पकड़ लो, 5%। लेकिन वो कंपनी का कायदा है, ये पार्टनरशिप है। कंपनी ऑल इंडिया लेवल पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन 22 रजिस्ट्रार है, महाराष्ट्र का अपना रजिस्ट्रार है औरंगाबाद में, आप उस रजिस्ट्रार के पास पार्टनरशिप डीड सबमिट करोगे स्टैम्प पेपर में। एक्चुअली स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा आपको स्टैम्प पेपर का वैल्यूएशन आपके कैपिटल पे निर्भर है, उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। स्पेशलाइजेशन बैलेंस अप्रोच, मैंने ऑलरेडी आपको सोनी का एग्जांपल दिया कि एक्यो मोरिटा मार्केटिंग जीनियस था, इबू का, एप्पल भी ले लो ना, एप्पल में भी एक प्रोडक्शन जीनियस था, उसका भी नाम स्टीव ही था। स्टीव जॉब्स मार्केटिंग में एक्सपर्ट था, दूसरा जो स्टीव था वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट था। तो ऐसे स्पेशलाइजेशन और बैलेंस अप्रोच आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एप्पल देखो क्या बनाता था, कंप्यूटर बनाता था, आज वो मोबाइल में माना जाता है। सो आप फ्लेक्स वक्त के साथ साथ, ऑफ कोर्स वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है अमेरिका में, लेकिन पार्टनरशिप में भी आप फ्लेक्सिबल हो। जैसे कुछ लोग फटाके बेचते हैं दिवाली में, फिर गणपति में गणेश भगवान की मूर्तियां बेचते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। सीजनल बिजनेस वो पार्टनरशिप में किया जा सकता है, बट वो कंटिन्यूटी में रहता है। आप कंटिन्यूटी में नहीं करते हो तो पार्टनरशिप नहीं, उसको जॉइंट वेंचर बोलेंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब कायदा ये बोलता है 5 पार्टनर है, एक को सिर्फ 10% दिया जा रहा है, तो क्या उसका अहमियत है? एब्सोल्युटली यस। 5 पार्टनर जब तक हाँ नहीं बोले छठवा नहीं आ सकता, ऑल पार्टनर्स मस्ट से यस, तो ही छठवा आएगा, वरना छठवा पार्टनर नहीं आ सकता। फिर पर्सनल इंसेंटिव एंड डायरेक्ट सुपरविजन, अब कैसे होता है, देयर इज नो डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप और मैनेजमेंट। एबीसी 3 पार्टनर्स है, एक किराना शॉप है, एबीसी ब्रदर्स, मैं किराना शॉप पर केस करता हूं, मतलब ऑटोमेटिकली एबीसी पर केस, तीनों पे केस होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, ये पॉइंट को काट के आप लिख दिया तो भी चलेगा। कैपेसिटी फॉर सर्वाइवल बढ़ जाता है, क्यों? सोल प्रोप्राइटर में एक वकील है, उसकी डेथ हो जाती है तो खत्म ना, लेकिन
दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक की डेथ होती है तो दूसरा कंटिन्यू कर सकता है ना। तो पार्टनरशिप में वैसे 3 पार्टनर्स है, एक की डेथ हुई तो बाकी 2 कंटिन्यू करेंगे। जो अपर में हो, सपोज रिलेटेड हो जाते हैं, मैंने नॉमिनी जो उसमें भी होता है कि नहीं, यदि 2 पार्टनर, नहीं मैं आपको बोलता हूँ, एग्रीमेंट बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। अपन दोनों पार्टनर्स है, सपोजिटली एक की डेथ हो जाती है तो एग्रीमेंट अपन दोनों के बीच था। अब जो नॉमिनी तूने बोला है, मेरा एग्रीमेंट उसके साथ नहीं है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा अपन दोनों के बीच, उसके साथ एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, धंधा चालू रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होके पार्टनरशिप फॉर्म चालू है, धंधा चालू है, नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप तैयार नहीं होंगे इसके लिए तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा, धंधा बंद। धंधा बंद लीगली कर मुझे सकता पार्टनरशिप क्लोज करके सोल ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अकेला मैं बचा तो फिर जो फॉर्म का मतलब जो उसको पैसा देना फर्म में, हाँ रिटायरिंग पार्टनर, एक्चुअली इसमें डेथ ऑफ पार्टनर जिसकी हुई है उसने जितना काम किया है, उसको जितना कमाया उतने टाइम तक हिस्सा उसके रिलेटिव को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके एग्जीक्यूटर या जो रिश्तेदार है ना, वाइफ को देना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, 2 भाई थे, लाइव एग्जांपल है, दोनों भाई में एक की एक्सीडेंट में डेथ होती है। अब उसकी वाइफ, जो ये आदमी है मिस्टर ए और बी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो बी की वाइफ धंधे में ज्वाइन करती है, लेकिन वो पार्टनरशिप ए और बी के बीच में था, बी की वाइफ सी थी, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, नया बनेगा ए और सी के बीच में, धंधा चालू रहेगा बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। लॉजिक समझा? आपको नए पेपर्स डालने पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। नाउ बेटर ह्यूमन एंड पब्लिक रिलेशन, सिंपल सा है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कस्टमर सामने है, तो पब्लिक रिलेशन क्यों अच्छा रहता है, एक प्रोडक्शन करेगा, एक परचेज करेगा। मेरा दोस्त है मामास पावा जी, 2 भाई कितना बढ़िया धंधा करते हैं, एक किचन संभालता है, एक गल्ला संभालता है, समझ में आया? ऐसे कितने, तुम्हारा भी तो बिजनेस वैसे ही है ना भाई, बड़े धंधे में भाई और पिताजी सब लगते ही है। बिजनेस सीक्रेसी, वापस अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, सो बिजनेस सीक्रेसी रहता है। टैक्स ज्यादा है, 30% है पार्टनरशिप को, फ्लैट रेट, सोल ट्रेडर को 2.5 लाख तक माफ है, पार्टनरशिप को 1 भी रुपया माफ नहीं है, लेकिन उनका अकाउंट छप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे कंपनी और कॉपरेटिव में दिखाना पड़ता है, तो बिजनेस सीक्रेसी पूरा रहता है। अब डीमेरिट्स भी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, धंधे को लॉस हुआ तो पैसा कहां से लाना पड़ेगा, घर से, ये दिक्कत है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे 20 लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ 50 है, चेंज हो गया है, मैक्सिमम 50 है, लेकिन जब आपको करोड़ों अरबों चाहिए तो पार्टनरशिप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने करोड़ रुपया लगाया पार्टनरशिप में, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, धंधा बंद हो गया, आपका घरदार सब बिक जाएगा, कंपनी में धंधा बंद हो जाएगा, आपका घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में एक तो पैसा लिमिटेड है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसकी वजह से जब धंधा बढ़ता है तो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कंपनी। या एक और कंसेप्ट है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा। रिस्क ऑफ इम्प्लॉयड एजेंसी, 2 पार्टनर है, एक ने जाकर लाख रुपए का गुड 70,000 में बेच दिया, दूसरा पार्टनर उसको बोलता है क्यों किया, मानना ही पड़ेगा दूसरे पार्टनर को, क्योंकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 18-19 जो वो है पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, इफ तुमने किसी से डील किया एक पार्टनर ने आउटसाइडर के साथ, वो डील बाकी पार्टनर्स पे लागू होता है, उसमें रिस्क रहता है, गलत डील हो गया तो बाकी को भुगतना ही पड़ेगा। वो ए पार्टनर को नहीं बोल सकते तूने गलत डील किया तो तू भर, नहीं, सब पार्टनर को भरना पड़ेगा। लैक ऑफ पावर, कितने पार्टनरशिप टूटे आपस के झगड़े के वजह से, आप इसका ही ले लो, रिलायंस का ले लो, धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी, 2 जब पार्टनर्स थे, 1 साल बाद टूट गया था उनका पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट अलग हो सकता है, स्किल लेवल अलग हो सकता है, कैपिटल अलग हो सकता है, हाँ सोच अलग हो सकती है, तो कई बार पार्टनरशिप टूट जाते हैं, क्योंकि एक बहुत हार्ड वर्कर होगा, एक आलसी होगा, तो कई बार झगड़े होते हैं। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होके आपको नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक पार्टनर छोड़ के गया, एक नया आया, धंधा चालू रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बार बार बदले जाते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के हिसाब से। और एक और है, मैं सोचता हूँ दूसरा ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, मेरा 10% हिस्सा उसको दो, आंसर इज नहीं दे सकते, आप अपना हिस्सा किसी को दे नहीं सकते। और पब्लिक, अब किराना शॉप में 2 भाई है, पब्लिक आजकल डीमार्ट पे ज्यादा भरोसा करेगी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, क्योंकि डीमार्ट एक कंपनी है, डी मतलब दमानिया, तो
लोग ज़्यादा कंपनी पे भरोसा करते हैं पार्टनरशिप से ज़्यादा। तो ये था फीचर्स, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे ख़त्म होता है।